चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सीजीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है हम आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आप ये समझें कि हम छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, आप ये समझें कि ये दो शब्द है, फर्स्ट वन छत्तीसगढ़ और दूसरा आपका सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज। ओके, तो जनरल स्टडीज यानी कि आप ये समझें कि किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में जो भी उसके डायमेंशन होते हैं, यानी कि शून्य से लेकर के शिखर तक के जो पूरे उसके आयाम हैं उसके बारे में पढ़ना जनरल स्टडीज कहलाता है। ओके, अब बात रही आपके छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ एक स्टेट या राज्य है। ओके, यहां पर आपको यह समझना है व्हाट इज स्टेट या किसे राज्य कहते हैं। ओके, तो राज्य या स्टेट जो है पर्टिकुलर देखा जाए तो एक एरिया या सामान्य रूप से क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक एरिया या क्षेत्र होता है। तो क्या सभी क्षेत्र को हम स्टेट कह दें? नहीं ना। तो उस क्षेत्र को हम स्टेट का दर्जा प्रदान करेंगे जिसमें निम्न ये 5 बातों का समावेशन होगा। यदि ये 5 बातें जो हम अगली कड़ी में आपको बताने जा रहे हैं, यदि वो 5 बातें किसी क्षेत्र में हैं तो वो क्षेत्र जो है डेफिनेटली स्टेट या राज्य कहलाएगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा, उस क्षेत्र का अपना एक डिफाइंड एरिया होगा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं? स्टेट कह सकते हैं। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ एक डिफाइंड एरिया है, यानी कि जो 192 स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्र है। आज भी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो यही बताऊंगा, कल की क्लास में मैं भी आपको यही बताऊंगा। इसका मतलब यह है कि जो ज्योग्राफिकल एरिया है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, वो आपका एक क्षेत्र में होना चाहिए। इस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत यदि पॉपुलेशन या जनसंख्या है तभी वह क्या कहला सकता है? स्टेट कहला सकता है। और इस जनसंख्या को चलाने के लिए, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट या फिर सरकार का भी होना आवश्यक है। पहली बात, कोई क्षेत्र तभी स्टेट कहलाएगा जब ये 5 बातें होंगी। पहली बात कौन सी? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। दूसरी बात जनसंख्या या पॉपुलेशन। तीसरी बात सरकार या गवर्नमेंट। चौथी बात, यदि सरकार है तो उस सरकार के पास सॉवरेनिटी या फिर संप्रभुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता। और पांचवी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो जो क्षेत्र है किसी भी देश के अधीन आना चाहिए। यदि ये 5 बातें हैं तभी वो क्षेत्र आपका स्टेट कहलाएगा। आज हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट इसलिए है क्योंकि ये 5 बातें उसके अंतर्गत निहित हैं। सबसे पहली बात, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ऑलरेडी आई टोल्ड 135, 192। सेकेंड, पॉपुलेशन 2,55,45,198 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तीसरा, गवर्नमेंट, अभी कांग्रेस की सरकार है, माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं चलाने के लिए हमको, और उनके पास संप्रभुता है। संप्रभुता यानी कि कोई भी डिसीजन हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उस पर निर्णय या डिसीजन लेने की शक्ति। जैसे अभी हाल ही में पूरे छत्तीसगढ़ भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर गौमूत्र और गोबर की खरीदी की जा रही है। इसको शुरू करने के लिए, गोधन न्याय योजना शुरू करने के लिए उन्होंने जाके केंद्र से परमिशन नहीं लिया, उनका मन किया तो उन्होंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। जब मन करेगा उनको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। यानी कि यह भी है और देश के अधीन यानी कि इंडिया या भारत के अधीन आता है
इस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ एक राज्य है। अब इसी राज्य के बारे में जब हम उसके भूगोल ज्योग्राफी, जब हम उसके हिस्ट्री इतिहास, जब हम उसके जनजाति या जनसंख्या के बारे में, चाहे वो जनजाति हो, चाहे सामान्य लोग हो, चाहे उनके शिक्षा हो, चाहे वहां के उद्योग हो, चाहे उसके जो प्रशासन हो, यदि इन सभी चीजों के बारे में समग्र रूप से जब अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो उसी स्टडी को जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन कहा जाता है। इट इज क्लियर? ये बातें समझ में आई क्यों हम छत्तीसगढ़ को एक राज्य कहते हैं। अब ये जो राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, जैसे एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर या संरचना होता है, उसी प्रकार हमारे राज्य का भी एक स्ट्रक्चर या संरचना है। ओके, हमारा जो राज्य है इसको आप दो प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से? 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, या फिर आप हिंदी में बोलना चाहें तो प्रशासनिक संरचना। और दूसरी चीज यदि आप देखना चाहें तो वो है फिजिकल स्ट्रक्चर या भौतिक संरचना। बताता हूं क्या होता है। जब आप किसी क्षेत्र को यानी किसी राज्य को वो प्रशासनिक इकाई यानी कि राजस्व ग्राम, चाहे वो आपका पटवारी हल्का हो, चाहे वो आपका अराई का एरिया हो, चाहे वो अनुविभाग हो, चाहे जिला हो, चाहे संभाग हो, जब इस वे में आप डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार के विभाजन को प्रशासनिक विभाजन या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। वहीं जो नेचुरल गिफ्ट चीज है, जैसे कि आपके नदी, पहाड़, पर्वत, भूगर्भिक संरचना, मिट्टी, इन सभी के आधार पर जब आप किसी क्षेत्र को बांटते हो, वहां की भौतिक चीजों के आधार पर जब उसका डिवीजन करते हो, आगे पढ़ेंगे जसपुर सामरी पाट आएगा, दंडकारण्य प्रदेश आएगा, महानदी बेसिन आएगा, इस हिसाब से आप बांटोगे तो उसको कहा जाएगा फिजिकल स्ट्रक्चर। और दूसरा आपका क्या कहलाया? प्रशासनिक संरचना या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। क्लियर है? आज की क्लास में हम जो है प्रशासनिक संरचना को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्रशासनिक संरचना का अर्थ कुल मिलाकर यह है, प्रशासनिक नजरों से हमारा राज्य कैसे और किस प्रकार बटा हुआ है। तो यदि हम अपने राज्य को प्रशासनिक रूप से देखें तो सबसे पहले तो ये ऊपर में स्टेट या राज्य है। ओके, ये जो राज्य है इस स्टेट को संभाग या डिवीजन में बांटा गया है। संभाग या डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। अगेन संभाग को आप जिले में बढ़ते हुए देखेंगे, जिला या डिस्ट्रिक्ट में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ओके, तीसरी बात यदि देखेंगे तो जिला को जो है अनुविभाग या सब डिवीजन में जो है क्या किया गया है? बांटा गया है। अनुविभाग में बांटा गया है, जहां पर आप एसडीएम को शासन करते हुए देखेंगे लोगों के ऊपर, है ना। अनुविभाग को आगे जो है तहसील में डिवाइड किया गया है। तहसील को इंग्लिश में तहसील ही कहा जाता है। ओके, तहसील को आप अगर देखेंगे तो प्रशासनिक रूप से नायब तहसीलदार का एरिया जो है पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है। जैसे एक पटवारी का एरिया डिसाइड है ना कि ये 3-4 गांव को जो है आपका एक पटवारी हल्का कहा जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा, जितना पैसा आएगा जेब में रखिएगा, इस सब जो बांटते हो, ऐसा इसका एरिया नहीं है। किसका? नायब तहसीलदार का। नायब तहसीलदार के अंतर्गत आरआई का क्षेत्र होता है, राजस्व निरीक्षक जिसको आप बोलते हैं, और आरआई के नीचे जो है यही आपका पटवारी हल्का होता है। तो चाहे तो आप संभाग के नीचे जिला, जिला के नीचे अनुविभाग, अनुविभाग के नीचे तहसील, और तहसील के नीचे डायरेक्ट पटवारी हल्का को आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। और इस पटवारी हल्का के अंतर्गत आपको मिलेगा राजस्व ग्राम। क्या मिलेगा? राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम या रेवेन्यू विलेज कहने का मतलब यह है ऐसा गांव जहां से रेवेन्यू प्राप्त होता है, राजस्व आता है, उस ग्राम को हम राजस्व ग्राम, इसके अंतर्गत और भी आएगा आबाद और वीरान ग्राम, है ना। तो ये हमारे राज्य की क्या है? प्रशासनिक संरचना है। और इसी को हम जो है ऊपर से नीचे क्या करते जाएंगे? पढ़ते जाएंगे, आगे देखते जाएंगे। यदि आप संभाग के प्रमुख को देखोगे तो संभाग आयुक्त कहा जाता है। संभाग आयुक्त या डिविजनल कमिश्नर कहते हैं।
रही बात जिला, तो जिला का प्रमुख जिलाधीश या कलेक्टर कहलाता है, जिलाधीश या कलेक्टर कहलाता है। अनुविभाग का हम ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुके हैं, एसडीएम कहलाता है। तहसील का प्रमुख जो है आपका तहसीलदार होगा, ठीक। नायब तहसीलदार क्षेत्र में होगा इसके अधीन, और नायब तहसीलदार के अधीन आपका आरआई होगा। आरआई के अधीन पटवारी, यानी कि पटवारी हल्का का प्रमुख जो है आपका पटवारी होता है, और राजस्व ग्राम के प्रमुख को जो है आपका पटवारी ही कहेंगे। अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, तो सर ये सचिव वगैरह काहे रखते हैं गांव में, तो वो जो है दूसरा विभाग है बेटा, ठीक है। ये समझ जाइए, अपन जो है राजस्व या रेवेन्यू के रूप में इसको हम डिवाइड किए हैं। जब हम विकास की बात करेंगे, जब हम पंचायत की बात करेंगे, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और आपका ग्राम पंचायत, तब ये सचिव, जनपद सीओ का मेंशन मैं आपको करूंगा। ओके, ये तहसील के बगल में ही आपका दूसरा जो दूसरा ब्लैंक आएगा, जो दूसरा ब्लॉक आएगा, वो आपका विकास खंड का रहेगा। ओके, जब इसको बताऊंगा तब उस समय डेफिनेटली आपको ये बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड तहसील, तहसील क्या होता है, विकास खंड क्या होता है, क्या अंतर होता है, वो सब अपन देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विकास खंड, संभाग या फिर डिवीजन को, ठीक है। आप जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जब मैं पूरा लिख लूंगा तो स्क्रीन से मैं हट जाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और स्पेशली इसका मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ओके, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड होगा पूरे छत्तीसगढ़ का। और यही छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट है जो आपका बेस बनाएगा। और दूसरा, इस बार जो है भारतीय इतिहास से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है, यह बात आप याद रखें, ठीक है। लास्ट टाइम हिस्ट्री को इग्नोर किया गया था, इस टाइम जो है आपका डेफिनेटली देख लीजिएगा। काली जुबान नहीं है, लेकिन बात सच हो जाती है हमारी। ओके, चलिए बात करते हैं संभाग या डिवीजन की। संभाग या डिवीजन क्या होता है? इस संभाग या डिवीजन के संदर्भ में हमें क्या क्या देखना है, यह समझ लीजिए आप। इस संभाग या डिवीजन के संदर्भ में हम ये देखेंगे ये संभाग आखिर होता क्या है। ओके, छत्तीसगढ़ में इसका हिस्ट्री या बैकग्राउंड कैसा रहा है, कैसे इसका जो संभाग की संरचना है सीजी में प्रारंभ हुआ। जब हमारा छत्तीसगढ़ बना, यानी कि 2000 की स्थिति में संभाग का क्या पोजीशन था हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक। ओके, और करेंट सिनारियो में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये आपका इसका ओहदा क्या है, कितने संभाग हैं और उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, ये देखेंगे। फर्स्टली आप ये समझे व्हाट इज डिवीजन या संभाग क्या होता है। तो जो संभाग है वो आप याद रखें, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई है। राज्य का सबसे बड़े प्रशासनिक इकाई के रूप में संभाग को देखा जाता है। संभाग जो है मूल रूप से देखा जाए तो जिलों से मिलकर इसकी संरचना तैयार होती है। किससे मिलकर? जिलों से मिलकर इसकी संरचना तैयार होती है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं, यह जो संभाग है उसका जो नियंत्रण और नियमन है, जो उसके डायरेक्टर या प्रमुख है, उसको हम आयुक्त कहते हैं। आयुक्त, या फिर इसको आप इंग्लिश में एज अ कमिश्नर के रूप में जाने, कमिश्नर कहा जाता है। और ये जो कमिश्नर है मोस्ट प्रोबेबल आईएएस रैंक का एक अधिकारी होता है। किसका? आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। और इस क्षेत्र में आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत जिलों को समाहित किया जाता है। किसको समाहित करते हैं हम? जिलों को समाहित करते हैं, ठीक। यदि राज्य में इस संभाग के शुरुआत की बात की जाए, राज्य में इस संभाग के शुरुआत की बात की जाए तो थोड़ा सा अपने को पीछे पलट के देखना पड़ेगा। कैसे? ये आपका इंडिया है, ठीक। मैं बात कर रहा हूं आज से बहुत साल पहले की, 2 नवंबर 1861 की। इस 2 नवंबर 1861 के आसपास
हमारा पूरा भारत ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में आ चुका था। ओके, और ब्रिटिशर्स ने उस समय के महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र और छत्तीसगढ़ क्षेत्र को मिलाकर जो है एक नया प्रांत या नए प्रोविंस का गठन किया, जिसका नाम था मध्य प्रांत एवं बरार। क्या नाम था? मध्य प्रांत एवं बरार। शॉर्ट में इसको सीपी एंड बरार कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता है। यह 2 नवंबर 1861 को इसका गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? तो मध्य प्रांत एवं बरार का गठन किया गया था। ठीक, ओके। और इस मध्य प्रांत एवं बरार में सुचारू प्रशासन चले, इसके लिए इस पूरे मध्य प्रांत एवं बरार में 1862 में डिविजनल सिस्टम या संभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। किसकी शुरुआत किया गया? संभागीय प्रणाली। यानी कि अगर मूलतः भारत में देखा जाए फर्स्टली, तो डिवीजन या संभागीय व्यवस्था 1862 में ब्रिटिशर्स के शासनकाल से प्रारंभ होता है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने इस समय सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में टोटल 5 संभाग बनाए थे। कितने संभाग बनाए थे? 5 संभाग बनाए थे। और इस पूरे क्षेत्र में यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में टोटल 5 संभाग बनाए गए। और इस 5 संभाग में एक स्पेशली या इंडिपेंडेंट रूप से स्वतंत्र संभाग के रूप में हमारे क्षेत्र में एक संभाग का गठन किया गया, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ संभाग। ओके, मध्य प्रांत एवं बरार स्टेट उस समय 1862 में टोटल 5 संभाग बनाए गए। उस 5 संभाग में एक संभाग आपका छत्तीसगढ़ नाम से उकेरा गया था, और उस छत्तीसगढ़ संभाग का जो हेड क्वार्टर था वो आपका रायपुर था। यानी कि सारे प्रशासनिक कार्य या सारे जो गजट थे वो रायपुर से निकला करते थे। सारे कागजातों पर रायपुर का नाम मेंशन हुआ करता था। इसीलिए हम ये मानते हैं कि उस समय जो 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बना था वो आपका रायपुर संभाग ही था। इसीलिए छत्तीसगढ़ का पहला संभाग रायपुर को माना जाता है, और आप भी यही माने कि राज्य में गठित पहला संभाग कौन सा है? आपका रायपुर है। ओके है, यहीं से भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में संभागीय प्रणाली की शुरुआत होता है। क्लियर है? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब समझते हैं। तो हमने देखा पहले क्या है, फिर हमने देखा इतिहास। अब छत्तीसगढ़ में संभाग देखिए, ऑलरेडी जो है आपको सभी को पता है कि 5 संभाग हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको ये चीजें किस प्रकार से परोसी जा रही है। ठीक है, ओके। देखिए 5 संभाग। तो पहले तो हम हमारे हिप्पोकैम्पस या छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। अच्छा दिख रहा है मुझे भी। तो अब ये जो छत्तीसगढ़ में अभी देखिए, मैं आपको क्या बताएं, हम सबसे पहले देखेंगे 2000 की स्थिति में, 2000 सिनारियों में हमारे पास संभागों की स्थिति क्या था, और वर्तमान या करेंट सिनारियों में क्या है। तो आप ये देखें कि अभी वर्तमान में 5 संभाग है। ठीक है, जैसे कि ये आपका ऊपरी छोर पर जो उत्तरी संभाग है इस कॉल्ड सरगुजा। इसे क्या कहते हैं? सरगुजा कहते हैं। बीच में ये आपका बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर। उसके पश्चात जो है ये नीचे में जो सदर्न पोर्शन है इस कॉल्ड बस्तर संभाग, बस्तर डिवीजन।
और यहां से आप दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, ये आपका दुर्ग है और ये आपका रायपुर है। ये करेंट सिनारियो में आपके 5 संभाग हैं, ठीक, ओके। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि संभाग की शुरुआत रायपुर से होती है। रायपुर का गठन 1862 में हुआ था, ब्रिटिश काल में। राज्य का ये पहला संभाग है और पहला संभाग होने के साथ साथ इसे प्राचीनतम संभाग होने का भी गौरव प्राप्त है, ठीक है। राज्य का प्राचीनतम संभाग या ओल्डेस्ट डिवीजन के रूप में आप रायपुर को याद रखेंगे, ठीक। रायपुर के पश्चात जो है बिलासपुर को, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की अनुशंसा पर, तो बिलासपुर को 1956 में राज्य का दूसरा संभाग बनाया गया। राज्य का दूसरा संभाग किसे बनाया गया? आपके बिलासपुर को, ठीक। तीसरा संभाग आपका बना बस्तर, और बस्तर का गठन हुआ 1981 में। एक बार बोलूंगा ना सिंगल टाइम, याद होना चाहिए, ठीक है। रायपुर आपका 1862, ठीक, ओके। बिलासपुर 1956, 1956 एट अ टाइम आप एमपी का जो स्ट्रक्चर हुआ। फिर बस्तर आपका 1981, यानी कि 2000 की स्थिति में आपके पास केवल 3 संभाग थे। एक था बिलासपुर, एक था बस्तर और एक था आपका रायपुर। ये 3 संभाग कब थे? जब हमारा राज्य बना। यानी कि हम 1 नवंबर 2000 को इन्हीं 3 संभाग के साथ कहां से अलग हुए? मध्य प्रदेश से अलग हुए। इसके पश्चात जो है राज्य गठन के पश्चात जो है 2 संभाग और बने। स्पष्ट है कौन से बने होंगे? एक सरगुजा बना होगा और आपका दुर्ग बना होगा। ये जो सरगुजा संभाग है, इस सरगुजा संभाग का गठन 2008 या 2008 में किया गया। और आप याद रखें, आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अवर छत्तीसगढ़, हमारे राज्य के स्थापना के पश्चात यह गठित पहला संभाग है। कौन सा? आपका सरगुजा। इस सरगुजा संभाग को आप ये भी समझें कि उत्तरी संभाग या नॉर्दर्न डिवीजन भी कहा जाता है, उत्तरी संभाग कहा जाता है, ठीक है। और उसके पश्चात दुर्ग को 2013 में क्या बनाया गया? संभाग बनाया गया। और दुर्ग इस प्रकार से नवीनतम संभाग का ओहदा प्राप्त किए हुए ये आपका राज्य के पश्चिम साइड में बसा हुआ है। 2013 में आपका दुर्ग बना, जो कि लेटेस्ट संभाग है। इस प्रकार अभी की स्थिति में 5 संभाग है। अब इन 5 संभागों का सीक्वेंस थोड़ा सा लोचा लगता है कि इसका क्रम हम कैसे जमाएं। तो क्रम या सीक्वेंस में आपको 3 चीज बेहद सलीके से पूछा जा सकता है। कैसे? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओरिजिन या निर्माण क्रम के आधार पर आप संभागों को जमाएं। दूसरा पूछा जा सकता है क्षेत्रफल के स्थान पर, क्षेत्रफल के आधार पर यह आपका कैसा है, इसका क्रम क्या है, छोटा से बड़ा क्या है, स्मॉल टू लार्ज क्या है, ठीक। तीसरा आप बोल सकते हैं जनसंख्या या अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर इन संभागों का क्या क्रम है, ठीक। तो निर्माण तो इजी है, क्योंकि जब आपको ईयर पता होगा तो निर्माण ही पता हो जाएगा। चलिए एक बार जमाते हैं। तो यदि निर्माण क्रम के आधार पर देखें तो सबसे प्राचीन या सबसे पहला कौन? रायपुर। दूसरा आपका कौन सा? बिलासपुर। तीसरा आपका कौन सा? बस्तर। चौथा आप याद रखें सरगुजा, और 5वां याद रखें कौन सा? दुर्ग। ये निर्माण क्रम के आधार पर क्या है? संभागों का क्रम है। कहां से? ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। जब आपको उल्टा पूछ दे तो शुरुआत कहां से करेंगे आप? दुर्ग से करेंगे। 5 4 3 2 1, ओके। अब देखते हैं क्षेत्रफल या एरिया के आधार पर। इस कॉन्सेप्ट को आप गांठ बांध के रख लीजिए बेटा कि जिस क्षेत्र में आपको फॉरेस्ट या वन ज्यादा दिखेगा, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, वहां में जनसंख्या कम होगी। क्योंकि आप खुद डेवलप्ड एरिया में रहना चाहते हैं, तभी तो आप उधर से किधर आते हैं? महानदी बेसिन की ओर प्रवेश करते हैं। तो उसी को समझिएगा, क्षेत्रफल
तो क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा या पहला है आपका कौन सा? बस्तर। ठीक है, लार्जेस्ट इन एरिया कौन सा आपका? बस्तर सबसे पहला। बस्तर के बाद दूसरा कौन सा? सरगुजा। ओके है क्या? बस्तर और सरगुजा। बस्तर और सरगुजा के बाद तीसरा आप याद रखेंगे कौन सा? बिलासपुर। तीसरा कौन सा? बिलासपुर। ठीक, चौथा आप याद रखेंगे रायपुर। चौथा कौन सा याद रखेंगे? रायपुर। और पांचवें क्रम में होगा दुर्ग। या फिर आपसे पूछ देगा कि छोटा से बड़ा में जमाइए तो जस्ट अपोजिट, दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद सरगुजा और सरगुजा के बाद बस्तर। ओके है, ठीक। ये इसके पश्चात अब आपको देखना है जनसंख्या या क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या या जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर। हमने निर्माण देख लिया, क्षेत्रफल देख लिया, अब पॉपुलेशन। तो हमने क्या बोला है कि जिधर एरिया ज्यादा होगा समझ जाओ कि वो फॉरेस्ट एरिया है, जैसे कि बस्तर, इधर आपको जनसंख्या क्या होगा? कम मिलेगा। ठीक बा, चले देखें तो चलिए। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है आपका बिलासपुर। ओके, भले ही रायपुर इज एज डेवलप्ड एज बिलासपुर की तुलना में ये ज्यादा डेवलप्ड है, बट इस क्षेत्र का एरिया कम है, इसमें जिले कम है, इसलिए लोगों की संख्या आपको बिलासपुर में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, दूसरा आप याद रखें कौन सा? तो दूसरा आपका रायपुर। मैं बड़ा से छोटा बता रहा हूं ना, बातों को पकड़िएगा नहीं तो फिसल जाएगा, है ना। ठीक है, जहां जहां सहस्त्र आदमी है वहां वहां जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे कौन सा आपका बड़ा? बिलासपुर। आप यही समझिए कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहां पर है? बिलासपुर में। ठीक है, किसके? सहस्त्र के। फिर दूसरा आप समझे कौन सा? रायपुर। ठीक, तो बिलासपुर और दूसरा कौन सा? रायपुर। तीसरा दुर्ग की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, सावधान हो जाइए। ठीक है, तीसरा कौन सा? दुर्ग। सबसे बड़ा बिलासपुर, बिलासपुर के बाद रायपुर और रायपुर के बाद दुर्ग। ठीक, ओके। फिर उसके बाद आपका चौथे में सरगुजा और पांचवें में याद रखिएगा बस्तर। एक बार और बताऊंगा, ठीक है, अभी एक बार और बताऊंगा, पहले इसको क्लिक कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं। जी, एक बार जो है मैं आपको तीनों के आधार पर लिख रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, हाँ। तो चलिए बताइए, सबसे ज्यादा सहस्त्र में जनसंख्या कहां पर है? बिलासपुर में। बिलासपुर के बाद आपका कहां? रायपुर में। रायपुर के बाद कहां? दुर्ग में। दुर्ग के बाद कहां? सरगुजा में। और सरगुजा के बाद आप कहां याद रखेंगे? कहां? बस्तर में। जी चलिए, अकॉर्डिंग टू निर्माण, निर्माण के आधार पर दूसरा हमने बताया आपको क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर, और तीसरा हमने देखा आप जनसंख्या या पॉपुलेशन के आधार पर। ठीक, चलें तो निर्माण के आधार पर हम आपको ओल्ड टू न्यू की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले 1862 में आपका रायपुर, 1862 में कौन सा? रायपुर। 1862 के बाद 1956 1956 में आपका बिलासपुर। 1956 के बाद 1981 1981 में आपका बस्तर। यही वो तीन संभाग हैं जिसको लेकर हम अलग हुए थे। आफ्टर दैट 2008 आप याद रखेंगे सरगुजा, और 2013 में दुर्ग। ये सीक्वेंस रहेगा, भूलना नहीं है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। ओके। क्षेत्रफल या एरिया के आधार पर, एरिया के आधार पर यदि देखें तो सबसे बड़ा है आपका बस्तर,
हम लार्ज टू स्मॉल की ओर जा रहे हैं। दूसरा आप याद रखेंगे सरगुजा, ठीक। तीसरा आप याद रखेंगे कौन सा, बिलासपुर। चौथा आप याद रखेंगे रायपुर, और सबसे छोटू है कौन सा आपका, दुर्ग। ये हो गया क्षेत्रफल या एरिया के आधार पर, और पॉपुलेशन या जनसंख्या के आधार पर आप समझेंगे सबसे बड़ा हमारा बिलासपुर, बिलासपुर के बाद आपका रायपुर, रायपुर के बाद आप रखेंगे दुर्ग को, दुर्ग के बाद बारी आएगी सरगुजा की, और सरगुजा के बाद आप समझें किसको, बस्तर को। ये आपका सीक्वेंस या क्रम डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, इस बात को समझेंगे, ठीक। हम आपको क्लास के साथ टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ये याद रखिएगा, बट क्लास डिस्टर्ब करके टेस्ट नहीं लिया जाएगा, इस बात को भी आपको समझना है, ठीक। आप कैसे भी तैयारी करें, आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ठीक। और टेस्ट स्टैंडर्ड का होना चाहिए। आज हमारे टेलीग्राम चैनल में देखिएगा आज के हिस्ट्री का टेस्ट, ओके। ऐसा ही टेस्ट यदि आपको मिल रहा है तो दें, फ्रूटफुल होगा आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, संभाग, और संभाग में इतनी ही बातें आपसे पूछी जाएगी, इतनी ही बातें आपसे पूछा जाएगा, और इन्हीं चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब इस संभाग के अंतर्गत आपको जिला नजर आएगा, क्या नजर आएगा, जिला, यानी कि संभागों को जिलों में बांटा गया है। कल मैं आपको जो है राज्य के 33 जिलों को, यानी कि एकदम जीरो से, शून्य से, जैसे इस वे में जैसे हमने पढ़ा उसी वे में जो है हम क्या करेंगे, आगे जो है आपके जिले तहसील को पढ़ते जाएंगे। जिला क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कौन सा वो गवर्नर जनरल था जिसने कलेक्टर के पद को सृजित किया है, जिला का जो बनने का क्रम है, कसम से बोल रहा हूं, यदि यहीं पर आपको याद नहीं करा दिया जिले के ईयर को, तो आप समझिएगा कि मैं भी उरी नहीं हूं, ठीक है। यहीं पर आपको डेफिनेटली कल याद हो जाएगा। 1998 में किस प्रकार 9 जिलों का गठन हुआ, क्या एक साथ 9 जिले बनाए गए या अलग अलग जो है आपके जिले बने थे, कौन सी समिति का गठन किया, मतलब मैं आपको ऐसी ऐसी बातों का इस क्लास में समावेश करूंगा जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो कल की क्लास जो है आपका बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम एकदम बकायदा आपके 11:30 45 तक जो है आपके क्लासेस रिदम से लेंगे, और इसी वे में जो है क्लासेस आपकी चलेगी। ये इसका जो नोट्स है जो आज हम पढ़े हैं, ये आपको फेसबुक या टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद, गुड नाइट, कल मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।